बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। आज हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनय सिंह जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत। ब्रेक से पहले हम आपको बयान सुना रहे थे। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। राहुल गांधी जब भी बात करते हैं देश के खिलाफ बात करते हैं। ये जॉर्ज सोरोस जो भारत को तोड़ना चाहता है, उससे उसके लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कहा ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट से मिलते हैं, इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट से मिलते हैं, जब बाहर जाते हैं अर्बन नक्सलाइट से मिलते हैं। सारी बातें उन्होंने कही और कहा राहुल गांधी देश के लिए खतरा है। अच्छा, अकेले वही नहीं है बीजेपी में ये बात करने वाले। निशिकांत दुबे तो कहीं के कहीं वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। निशिकांत दुबे भी नहीं कहा कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक व्यक्ति हो चुके हैं, अब सोरोस का एजेंडा ये भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं। तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट किया कि बीजेपी वाले ये दावा करें पहले कि हमारा सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। एनीवे, लेकिन ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा है और सवाल यही, अभी विजय जी जो भी कह रहे थे कि ऐसा है और अगर मंत्री जी को लगता है कि इतना बड़ा खतरा है राहुल गांधी देश की रक्षा के लिए, तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए सीधे। कौन सपोर्ट करेगा कि देश के खिलाफ आदमी खड़ा होता? नहीं, इसमें तो कोई बट है नहीं। और मैं निजी तौर पर एक कतई ठीक नहीं मानता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री इस तरह के साक्षात्कार दें। इसका कोई सेंस नहीं है। अगर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ आपके पास सबूत है, होता है ना, आरोप प्रत्यारोप लगाने का एक तरीका होता है। आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ये बोल दिए वो बोल दिए, तो राहुल गांधी को उन बयानों को या उन हरकतों को कोई समर्थन नहीं करता है। लेकिन ये भी कहना कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, कई मामलों पर है। हम लोग भी उस पर डिबेट करते हैं, जो बोलते हैं जो कहते हैं वो। लेकिन क्या सरकार की तरफ से ये बयान है, इससे बेहतर ये नहीं होगा कि सरकार की तरफ से कार्रवाई। बताइए राहुल गांधी क्या वाकई देश के लिए खतरा है? देश के लिए खतरा मतलब ये थोड़ा है कि तुरंत देशद्रोही जैसा चला जाता है, तो वो तो मैं नहीं मानता हूं। वो तो किसी भी नेता के लिए नहीं मानता हूं। लेकिन उनको लगता है कि सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और वही है कि जब ट्रंप के साथ बार्गेनिंग टेबल पर भारत बैठा है तो डेड इकोनॉमी कह देते हैं। ये अब देश का विरोधी ही कहेगा ना, समर्थक तो नहीं कह सकता। क्या हम में से कोई कह सकता है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड? या हम ऑपरेशन सिंदूर में कोई समझदार आदमी पूछ सकता है क्या कि हमारे कितने फाइटर गिरे? क्या इंदिरा जी से उस वक्त के विपक्ष ने पूछा था कितने तोप टैंक गड़बड़ा गए जब हम लड़ रहे थे, जब बांग्लादेश अलग हुआ? मुझे लगता है कि राहुल गांधी की हरकतें ठीक नहीं है, लेकिन जब सरकार की तरफ से ये बयान आता है तो विद प्रूफ आए, एक्शन होता हुआ। सर इस पर रिएक्ट कीजिएगा आप। मैं आपको दिखा रहा हूं जरा संजय राउत का स्टेटमेंट। वो क्योंकि आपने देखा भी पीछे राहुल गांधी पर बहुत सारे बयान आए भी। मणिशंकर अय्यर ने उनकी लीडरशिप के ऊपर सवाल उठाया। आसाम में जो है पार्टी टूटी, वो सब कुछ हुआ। तो संजय राउत ने इन सब बातों का भी जिक्र किया कि इस सब से एक बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी को देखना होगा। लेकिन उनकी चिंता थी इंडिया अलायंस का क्या हुआ भाई? ये केवल लोकसभा चुनाव के वक्त जागता है, बाकी टाइम इसकी ना मीटिंग ना इसकी कोई बातचीत, कुछ है ही नहीं, कुछ अता पता नहीं है, ना कोई इसका मुख्यालय है, कुछ भी नहीं है। फिर कोई कहता है कि स्टालिन साहब को इसका चेयरमैन बना दो, कोई कहता है कि ममता जी को इसका चेयरमैन बना दो, कोई बन जाओ, लेकिन इंडिया ब्लॉक को रिवाइव करो, ये संजय राउत का कहना है। जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है तो इंडिया ब्लॉक का काम शुरू होता है। तब तक इंडिया ब्लॉक है कहाँ, क्या कर रहा है, उस बारे में कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं होता। हमेशा जागरूक रहना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। महीनों महीने सालों साल किसी से बात नहीं होती। इस बारे में हम ये चाहते हैं, उद्धव ठाकरे हो या और भी नेता शायद चाहते होंगे कि इंडिया ब्लॉक को सिर्फ लोकसभा चुनाव के आने के बाद ही एक्टिव नहीं होना चाहिए, उससे पहले भी एक्टिव होना चाहिए। हमको सत्ता नहीं चाहिए, ये बात नहीं चलेगी। हमको सत्ता चाहिए। अगर कोई बोलता होगा कि हम चाहे बार बार पराभूत हो लेकिन हम लड़ते रहेंगे, नहीं, हम बार बार पराभूत होने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम सत्ता पाने के लिए राजनीति कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को सत्ता चाहिए, नहीं तो पार्टी से लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। लोग सत्ता के भूखे हैं, कार्यकर्ताओं को सत्ता देनी चाहिए। ये आज संजय राउत साहब ने बात बिल्कुल सीधी साफ बात कह दी कि यहां धर्म कर्म का काम करने नहीं आए, सत्ता के लिए आए हैं। सत्ता चाहिए, नहीं तो कार्यकर्ता चला जाएगा। अब ये उनको ज्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि अभी बीएमसी भी उनसे जो है वो चली गई है। अब वो कह रही है इंडिया ब्लॉक का काम केवल 5 साल में एक बार जगना नहीं है, इसको जगाओ, इसको रिवाइव करो। और केवल उन्होंने बीच में ये भी कहा कि पार्लियामेंट में जाकर के हंगामा करने से भी कुछ नहीं होता, पार्लियामेंट में एक हो जाओ, उससे क्या होगा? उन्होंने कहा वहां तो राहुल गांधी भी नहीं बोल पाते, लेकिन जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक सत्ता में नहीं लौट पाएंगे। सर इस पर एक कमेंट। देखिए, बात तो सही कह रहे हैं। मुझे लगता है पहली बार संजय राउत इतना खुल करके बोल रहे हैं और इतना सच बोल रहे हैं।
संजय राउत एकदम सही कह रहे हैं कि आप राजनीति में हैं तो सत्ता के लिए हैं, और सत्ता यदि नहीं रहेगी वही वो ग्लू है जिसके कारण आपके कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। कल जाकर के सत्ता नहीं रहेगी तो आपके कार्यकर्ता भाग जाएंगे, ये स्वाभाविक है। और ये कोई, क्योंकि कांग्रेस कोई एक विचारधारा की तो पार्टी है नहीं, समाजवादी पार्टी कोई विचारधारा, जो पार्टी विचारधारा की होती है उसमें कार्यकर्ता समर्पण के साथ खड़े होते हैं और अपने पैसे जिसे कहते हैं अपना श्रम और अपनी पूंजी दोनों लगा करके काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे के सारे वैसे ही हुए, जब भी कोई पार्टी मास पार्टी बनती है तो उसमें सारे के सारे डेडिकेटेड कार्यकर्ता होंगे, ऐसा भी मैं भी नहीं कहता। लेकिन विचारनिष्ठ पार्टी जो होती है, जब जैसे चाहे सीपीएम हो, सीपीआई हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उसमें ऐसे तमाम आपको लाखों कार्यकर्ता ऐसे मिल जाएंगे जो समर्पण की भावना से काम करते हैं और उनको कोई अपेक्षा नहीं होती है पार्टी से कि उनको कुछ मिल जाएगा। चलिए, उनको अपेक्षा है, वो कह रहे हैं हमें सत्ता लेकिन कांग्रेस पार्टी और बाकी ऐसी जितनी पार्टियां उनके लिए विचारधारा नहीं है। इंडिया ब्लॉक पर पूछना चाहता हूं विनय जी आपसे, वो उन्होंने कहा इंडिया ब्लॉक को रिवाइव करो, 5 साल काम करे। देखिए, कुल मिला जुला करके संजय राउत के बयान का जो निष्कर्ष है वो ये है कि राहुल गांधी की लीडरशिप या उनके नॉन सीरियसनेस को लेकर के लोग अब चर्चा कर रहे हैं खुल करके। राहुल गांधी एकदम नॉन सीरियस, मतलब लीडरशिप तो है ही नहीं साहब। और मुझे लगता है कि कई सारी चीजें हैं जो अभी रिजिजू जी का बयान आया, वो एक पक्ष है कि उनकी हरकतें ऐसी हैं कि हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो तो साहब उनकी बातें जो हैं वो चाइना को सूट करती हैं। एआई समिट में कुछ हो, उनकी बातें जो हैं वो भारत को डिमोरलाइज करने वाली होती हैं। तो हर ऐसे जगह पे उनका जो इस तरीके का बयान है। और दूसरा, चुनाव का समय होता है तो उनका सेल्फ पे फोकस ज़्यादा दिखता है, छुट्टियां मनाना। कई तो ऐसे मौके रहे हैं जबकि कोई बड़ा नेता या उस स्टेचर का नेता छुट्टी मनाने की सोच नहीं सकता है। चलो 24 घंटे आप काम नहीं कर सकते, 365 दिन आप काम नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है, लेकिन ऐन मौकों पे जबकि कोई बड़ा चुनाव हो रहा हो, कोई बड़ी घटना हो, आप छुट्टी मनाने। संजय राउत का ये बयान एक्चुअली राहुल गांधी पर है, राहुल गांधी की लीडरशिप पर है सौरभ। यदि संसदीय कार्य मंत्री का बयान वाकई तथ्य आधार पर है तो मुझे लगता है कि सरकार को सब्सटैंटिव मोशन इसको स्वीकार करने देना चाहिए, ठीक है, अपील करनी चाहिए और सब्सटैंटिव मोशन पर एक श्वेत पत्र आप जारी कर दीजिए। भाई ऐसा दीजिए सर, अब देखना आएगा कि नहीं आएगा, बैकआउट कर रही है सरकार उस पर, लेकिन हाँ संजय राउत नहीं ला रही सब्सटैंटिव मोशन, नहीं आ रहा, आ जाएगा, देख लीजिए। अभी सर दूसरी बात कह रहा हूं मैं कि संजय राउत जी को ये बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया, लेकिन ममता जी से तो बात कर लेते। अभी विधानसभा चुनाव में सब साथ आएंगे इंडिया ब्लॉक वाले, तो ये ममता जी को नाराज करने के लिए बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने भी तो यही कहा था। लेकिन ये अच्छा है कि पार्टियों में अब स्पष्टता से बात हो रही है। पहले सब कहते थे हम सेवा के लिए आते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी ने क्या कहा था, सत्ता चाहिए भाई, तभी तो हम भला कर पाएंगे। तो अच्छा है कि अब लोग स्पष्टता से बात। राउत साहब की बात हुई तो महाराष्ट्र की एक खबर आपको बताता हूं, ये भी काफी चर्चा में है। महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों को 5% आरक्षण देने वाला जो सरकारी आदेश था उसको फाइनली कैंसिल कर दिया है। ये लागू नहीं हुआ था, लेकिन लागू करने की कोशिश की गई थी, अब ये पड़ा हुआ था, लेकिन इसको उन्होंने फॉर्मली विड्रॉ कर लिया है। और इसमें महाराष्ट्र में बहुत सियासत हो रही है। पिछले 10 साल से ये आदेश इनवैलिड था। 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे, वो सरकार मुसलमानों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण देने का अध्यादेश लेकर के आई, लेकिन इसको विधानसभा से रेटिफाई नहीं करवा पाई, तो ये इनवैलिड हो गया। फिर बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार ने इसको आगे बढ़ाया ही नहीं। अच्छा, ये उस बीच हाईकोर्ट गया ये मामला। हाईकोर्ट ने कहा कि नौकरी में तो नहीं, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में 5% मुसलमानों को मिलना चाहिए, लेकिन वो भी लागू नहीं हो पाया। अब इसको फॉर्मली विड्रॉ ही कर लिया है, तो कहानी खत्म कर दी है बीजेपी ने इसकी। अब आरोप बीजेपी पे ये लग रहा है कि भाई आधा ही सही, हाईकोर्ट ने आधा लागू करने को तो कहा था, उसको तो लागू करते। अब महाराष्ट्र की सरकार इससे पूरा पीछे हट गई, बीजेपी गवर्नमेंट। नो मुस्लिम आरक्षण, उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसमें यह कहा था कि जो ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी है उसके अंदर हम एडजस्ट कर देंगे, उसमें मुसलमानों को लाभ मिलता ही है, पहले भी मिलता है, तो उन्होंने कहा कि वहां मिल रहा है उसी में और देख लिया जाएगा, अलग से मुसलमानों के लिए आरक्षण नहीं देंगे। ये बीजेपी ने पहले भी कहा था, अब उस पर फॉर्मल एक मुहर लगा दी गई है। कांग्रेस सरकार चाहती तो उस वक्त एक स्पेशल सत्र बुला करके जीआर निकाल देती तो ये कानून बन जाता, लेकिन कांग्रेस ने ये किया नहीं। 6 महीने के अंदर अध्यादेश लैप्स हो गया। जिस दिन लैप्स हो रहा था उसके एक दिन पहले या उसी दिन या 2 दिन पहले बीजेपी की सरकार थी, उसने मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं किया और उन्होंने मराठा रिजर्वेशन को
पास कर दिया, ये लैप्स हो चुका था। जो बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है वो रोजाना सोचती है कि मैं कौन सा इशू लाऊं ताकि इससे पोलराइज हो जाए। बीजेपी ने आज कहा कि हमने उस कानून को खत्म कर दिया, कानून तो माने नहीं था। इस तरह की बातें करने का मतलब क्या होता है? फजूल में एक शोशा छोड़ करके आप अपने वोटरों को खुश करना चाहते हो, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया नहीं था और आपने उसको उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था। आप दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। अब अबू आजमी की नाराजगी बीजेपी से तो खैर है ही, उनकी कांग्रेस से भी शिकायत है, बल्कि ज्यादा शिकायत कांग्रेस से कि सब आप दिखाने के लिए लेकर के आए थे, कुछ करना होता तो इस पर आगे बढ़ते, इसको विधानसभा से पास कराते, फिर जो होता। अब उसके बाद सरकारी बदल गई तो बीजेपी तो ये काम क्यों ही करती? त्रिपाठी जी इस पर थोड़ा एक कंफ्यूजन दूर करना चाहिए कि मुसलमानों को डायरेक्ट मिल रहा था। मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं और भाजपा के लोग और कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी ओबीसी ईबीसी में शामिल किया जाता है, और जब ममता बनर्जी शामिल करती हैं तो फिर भाजपा उस पर ऐतराज जताती है। तो ये तरीका कोई मतलब किस देश को भी समझ में आए ना, संविधान विरोधी है ये मैं मानता हूं। अगर आप रिलीजन के नाम पर आरक्षण दे रहे हैं तो ये संविधान विरोधी है, लेकिन चूंकि देश में वही राजनीति चल रही है, और इस बहाने से फिर मैं कह दूं कि 75 साल हो गया हमारे देश के नेताजी लोग आरक्षण को कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये सब होगा ही तमाशा। मामला डिफरेंट है, ये डायरेक्ट 5% आरक्षण देने का मामला था। अच्छा ये बताइए मुझे आप कुछ देना चाह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपको सीधे देने के बजाय हम घर आएंगे, चुपके पकड़ा देंगे, ले लेना, मतलब ये ठीक है क्या? बीजेपी की सरकारों में जहां ओबीसी ईबीसी में मुसलमानों तो मुसलमान को ही तो मिल रहा है, वो भी खत्म। अरे गुजरात में मिल रहा है, बीजेपी को वो खत्म कर रहा है। मेरा मानना है सब खत्म करना चाहिए। अच्छा चले, आपको वैसे भी आरक्षण कम करना चाहिए अगर स्वस्थ समाज की तरफ बढ़ना है। ठीक, आगे एक खबर, देश में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। 37 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। राज्यसभा की जिन 37 सीटों पर इलेक्शन होना है उसमें सबसे ज्यादा 7 सीटें महाराष्ट्र में ही हैं, 6 सीटें तमिलनाडु में हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार से भी 5-5 राज्यसभा सीटें खाली होंगी, इन पे इलेक्शन होगा। अब जिन प्रमुख नेताओं का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है अभी, उनमें कौन कौन है? तो महाराष्ट्र से शरद पवार हैं, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी हैं, रामदास आठवले एनडीए में हैं वो हैं, तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंह भी हैं, बहुत वरिष्ठ लॉयर हैं और कांग्रेस के नेता हैं, बिहार से उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री हैं कि नहीं सर? केंद्र में मंत्री हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा। मैंने तो कहीं पढ़ा कि इन्हीं के नाम पे सबसे ज्यादा चर्चा है। हरियाणा से किरण चौधरी का कार्यकाल भी अप्रैल में खत्म हो रहा। अब इनमें से कुछ तो शायद चले जाएं दोबारा, लेकिन शरद पवार का क्या होगा, प्रियंका चतुर्वेदी का क्या होगा, हरिवंश का क्या होगा, ये सवाल बने हुए हैं। सर, इनमें आपको डाउट किस किस पर? दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं शरद पवार क्या होगा। ताकत नहीं रही, वो सही है। ताकत से मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं तो जाके वो भी रुकेंगे। अब वो भाई उन पे हो गया, बस वो करिए, उन पे छोड़िए, प्रभु कृपा करिए, कहीं तो जाके। इसमें क्या हेडलाइन है सर राज्यसभा इलेक्शन में? नहीं, जो अभी तक मुझे जानकारी है, बीजेपी ने हाँ कर दिया हरिवंश जी को देने के लिए। अच्छा, हरिवंश जी राज्यसभा के उपसभापति हैं, तो पहले तो जेडीयू से बने थे, फिर जब नीतीश कुमार जी चले गए जेडीयू से आरजेडी के साथ, तब भी हरिवंश जी बीजेपी के साथ रहे, और तब भी जेडीयू से रहे, लेकिन मतलब वो उपसभापति बने रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं। सरकार में से तो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, सरकार से बैकआउट कर लिया था, तो अब उसके बाद भी उनको नहीं मिले तो फिर मुझे हैरानी होगी। तो हरिवंश जी को मिलना है, हरिवंश जी को मिलना है, ये तय है। शरद जी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे होगा? प्रियंका जी को है इनके पास नंबर नहीं है, महाविकास आघाड़ी के पास नंबर नहीं है, लेकिन अगर ये चाहे तो किसी और राज्य से कांग्रेस सब मिला के हाँ कर ले। ठीक है, प्रियंका जी को किस पार्टी से मिलेगा ये अभी मुझे नहीं पता। ये शिवसेना यूबीटी में है भी, वो आपको क्यों लग रहा है किसी और पार्टी से? नहीं, मतलब वो राज्यसभा जा सकते हैं, मुझे योग्य उम्मीदवार लगती है पार्टियों की तरफ से। तो पार्टी बता दीजिए ना। पार्टी तो जब वो जाएंगी तब, मैं थोड़ी दे रहा हूँ टिकट। बीजेपी भी तो बहुत बोल रही है खुल के, अभी वो तो अभी तो नहीं हो सकता। देखते हैं ना, आने दीजिए। 16 मार्च को है इलेक्शन यहाँ पर। ठीक है। अरे खड़गे साहब का भी तो इसी साल, खड़गे साहब का नवंबर में होना है, और वहां पर भी कांग्रेस ने तय किया कि उनको देंगे टिकट। आइए अब कल की एक बड़ी खबर, जिस पर कभी अंदर की बात लीक नहीं होती, उसकी बात। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात, जो करीब 40 मिनट तक चली। अब हम ये चर्चा कर सकते हैं कि इसमें 2027 के चुनाव पर भी बात हुई होगी, कुछ और जो बातें हैं यूपी से जुड़ी हुई उन पर बात हुई होगी, या उनको जो भी कंसर्न लगते होंगे मोहन भागवत जी को उन्होंने बताए होंगे, योगी जी को जो कुछ लगता होगा संघ से कहने के लायक वो उन्होंने बताया होगा। एनीवे, इस पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले मैं बात करना चाहता हूं, इस हेडलाइन के बीच में किसने हेडलाइन अपनी बनाई? वो थे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अब ब्रजेश पाठक जी क्यों इतने एक्टिव हैं, और इस मुद्दे पे, मुद्दा क्या है? शंकराचार्य जी का अपमान, माघ मेले वाला।
शंकराचार्य जी ने बोलना बंद कर दिया, योगी जी बोल के चुप हो गए, ब्रजेश पाठक अब बात कर रहे हैं उनकी कि ये जो उनके अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बटुकों के उनके शिष्यों के साथ हुआ चूटी खसीटी, बोले ये पाप नहीं महापाप है। और अब उनके घर पर बहुत सारे बटुक आए, वो देख रहे हैं आप तस्वीरों में, सबको टीका लगाया, फूलों की उन पर वर्षा की, ब्रजेश पाठक जी ने सबको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। अब इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सवाल पूछ रहे हैं। कल ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज में बटुकों के साथ बदसलूकी को लेकर बड़ा बयान दिया था, वो आप सुन लीजिए। माघ मेले के दौरान जो बटकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी हो उसको कड़ी सजा मिले। अब सवाल यह है कि क्यों वो इस मुद्दे को इतना बढ़ा रहे। सीधे सीधे ब्राह्मण राजनीति है ये, लेकिन जो मुद्दा ठंडा करना चाहती है उनकी पार्टी, विवाद है ना भाई, कौन चाहता है विवाद बढ़े, उस विवाद को ब्रजेश पाठक क्यों हवा दे रहे हैं, ये सवाल है सर। एक कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो समन्वय है उसकी एक साफ कमी दिखाई दे रही है। कम से कम उप मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को दोनों को एक पेज पर होना चाहिए था ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और खास करके तब जब आप उत्तर प्रदेश को 2027 में आप चुनाव में जाने वाले हैं और उस पर ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो जाए, जो साफ दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है कि इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर मतलब योगी जी को ऑपोजिशन ठाकुर कहता है, तो उनके आदेश पर ब्राह्मणों की पिटाई। अब आप देखिए ना, ये साफ दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूं एक राजनीति में एक मैसेजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब ये कल अखिलेश यादव ने तंज क्यों किया, ब्रजेश पाठक पर तंज इसलिए किया, कहा कि भाई यदि यही करना था तो एक बार पहले योगी जी को समझा लेते। योगी जी तो ये देखा फिर इस्तीफा दो, कायदे से तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि कम से कम अपने जो प्रमुख हैं, संगठन मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, सभी एक पेज पर आकर के कम से कम इस पर अपना लगाते। इनका ये बयान योगी जी को सीधे है, योगी चुनौती है। मुझे लगता है कि इसे इस चीज को ठंडा करने की आवश्यकता थी, न कि इस पर विवाद को और आगे खड़ा करने की आवश्यकता। हम कह रहे हैं कि दूसरे तो विवाद करेंगे ही करेंगे, हम अपने से उसको क्यों हवा दें। नहीं आ रहा। अब ये थोड़ा सा अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को सोशल मीडिया पर टारगेट किया है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में ब्रजेश पाठक के इंटरव्यू की क्लिप शेयर की है, और मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री को भी चाहिए था कि कम से कम दोनों उप मुख्यमंत्रियों को एक पेज पर लें। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री, उन्होंने लिखा कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री को अस्वीकारते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को मानते नहीं, उप होकर भी अपना राग अलापते हैं, मंत्रालय की जिम्मेदारियों से भागते हैं, लगता है वो जाने वाले हैं, ये वो जानते हैं। तो क्या वो राह ढूंढ रहे हैं क्या ब्रजेश जी? बात यहां तक पहुंच गई है क्या? सर एक कमेंट हर्षवर्धन जी का। नहीं, मुझे कतई नहीं लगता। और ये तो अखिलेश जी ने थोड़ा, मतलब कई बार लगता है ना अखिलेश जी, आज तो तंज उनका बढ़िया होना चाहिए था कि देखो उल्टा होना चाहिए था। आज वो जो लिखे हैं, मुझे लग रहा था कुछ और, मैंने देखा नहीं था। वो कह रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, वो तो एक तरह से कह रहे हैं ब्रजेश पाठक देखिए उनको भी नहीं मानना है, उनको भी नहीं मानना है, उनको भी नहीं मानना, यानी ना अखिलेश को, ना योगी को, ना, और वो जाने वाले हैं। अब ये तो बड़ा विचित्र सा है। और देखिए फिर बचा कौन, फिर तो कांग्रेस और बसपा ही बची। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना। और जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, भाई कोई इसको समाप्त नहीं करना चाहता है। क्या योगी जी ने विधानसभा में जो कहा तो वो समाप्त करने का था भाई, उन्होंने जो कहा। और मैं फिर कह रहा हूं, शंकराचार्य की पदवी पर हैं वो, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। और इसको आप सीधे जवाब दीजिए, क्यों ये विवाद को, इसको हवा क्यों दे रहे हैं ब्रजेश? नहीं, हवा नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बहुत नाराज है। और आपने अगर देखा हो तो ब्रजेश पाठक से भी सवाल पूछा गया, वो अपनी उस भूमिका को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ब्राह्मणों की जो कर रहे हैं पार्टी के लिए कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। आप उसको पार्टी के लिए भी कह सकते हैं, आप उसको जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए कह सकते हैं। यूपी में एक और विवाद चल रहा था एसआईआर का। अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग से मिलने का समय भी मांगा, वो मुलाकात हो भी गई है। उनका आरोप था कि फॉर्म 7, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म 7 बीजेपी वाले जारी करते हैं, भरा भराया फॉर्म होता है, किसी और के नाम, कोई और व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर आपत्ति करता है और उसका नाम काट दिया जा रहा है। और नाम कट रहे हैं मुसलमानों के, पिछड़े समाज के, दलित के और शेड्यूल ट्राइब के। ये उनका आरोप था। और उनका था बहुत सारे लोग नाम जो है वो काटे गए। तो इस पर जवाब जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जो है वो आ गया, जरा दिखा दीजिए आगे। उन्होंने 1.5 घंटे तक ये बातचीत चली है और फिर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि कुल 4336 नाम किसी और की शिकायत पर किसी व्यक्ति का काटा गया। 4336।
जो कितने आबादी है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़, कितने वोटर होंगे मेरे ख्याल से 15 करोड़, ठीक है ना? उसमें से 4336 नाम कि मैंने शिकायत की विजय जी का कि इनका ये यहाँ रहते नहीं है या ये शिफ्ट हो गए तो इनका नाम काट दिया जाए या किसी और वजह से, ऐसे केवल 4300 नाम निकले, जिसको अखिलेश जी ने इतना बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया था। देखिए, ये एक एमओ है, मोडस ऑपरेंडाई है कि आप एक छोटी सी घटना को लेते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं। ये राष्ट्रीय अस्मिता के साथ भी हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी हो रहा है। आप वेट करते हैं कि एक कोई घटना, अरे 15 करोड़ में आप जिस तरीके से थिएट्रिक्स आपका है तो लग रहा है कि सारे ओबीसी, सारे एससी, एसटी, मुसलमानों का नाम काट दिया गया। लेकिन जब डेटा रिलीज करती है इलेक्शन कमीशन तो मालूम चलता है कि ये थिएट्रिक्स केवल आपका है। अब उस 4000 पे बात कीजिए, उसमें अब कितने ऑथेंटिक काटे गए हैं, कितने अनऑथेंटिक हैं, अब उस पर बात कीजिए। तो जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हैं, जबकि रिफॉर्म्स, मैं मानता हूं कि एसआईआर एक प्रक्रिया मात्र केवल नहीं है, ये रिफॉर्म्स है। कभी न कभी एक स्टेज आता है एक इंस्टीट्यूशन का कि वो इस तरीके से मेगा रिफॉर्म्स करती है जी। तो और उस रिफॉर्म्स पे अगर आप इस तरीके का बयान करते हैं तो आप इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करते हैं। जी। एक खबर यूपी से ही जुड़ी हुई, हमने भी इसकी खूब चर्चा की थी। मायावती जी और बीजेपी के बीच में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है। पहले तो मायावती जी ने, एक खबर ये भी आई थी कि मायावती जी और क्या ओवैसी साहब का गठबंधन हो सकता है। कभी कोई कहता है मायावती जी कांग्रेस पार्टी, इनका गठबंधन हो सकता है। अब वो पहले भी कह चुकी थी, कल उन्होंने फिर एक प्रेस नोट जारी करके क्लियर किया कि 2027 यूपी इलेक्शन में हम अकेले लड़ रहे हैं, आप किसी ऐसी खबर पर, गुमराह करने वाली खबर पर यकीन ना करें। अपने लोगों से कहा कि हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे, हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। फिर एक मुद्दा ये भी आया था कि मायावती जी को दिल्ली में टाइप 8 बंगला मिला और वो भी दूसरा बंगला मिला। तो टाइप 8 बंगले के लिए तो वो एंटाइटल्ड नहीं थी, और राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष जरूर है, लेकिन टाइप 6 बंगलो शायद मिलता है, उनको मिला टाइप 8 सबसे बड़ा बंगला। उस पर भी उन्होंने सफाई दी है कि इसको भी कोई भ्रम ना फैलाए। उन्होंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से टाइप 8 बंगला जो है वो दिया गया है। अब केवल सिक्योरिटी वजह थी, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, हम गलत खबर नहीं, सिक्योरिटी रीजन है। सिक्योरिटी रीजन को आप कैसे समझते हैं ये अलग बात है। किसकी सिक्योरिटी के लिए क्यों बंगला दिया गया ये महत्वपूर्ण। उन्होंने ठीक बोला है, सिक्योरिटी, चुनावी सिक्योरिटी के लिए, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, जो सिक्योर हो जाए उनसे। सिक्योर इट रीजन, ये तो ठीक है, सुरक्षित रहें, सब अच्छा है। चलिए, अच्छा, एक चीज मैं कह रहा हूँ, अभी सर ने भी, प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि वो दोनों एक पेज पे नहीं है, ब्रजेश पाठक जी और वो आज नहीं है। इसमें केवल आज पर मुझे आपत्ति है, वो तो पिछले 1.5 साल से दिल्ली में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, काम का विभाजन होता है सर, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, काम का विभाजन होता है। देखिए, ब्रजेश पाठक जी जो त्रिपाठी जी कह रहे थे, ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है। ठाकुरों की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, नहीं, दोनों की है, वो नाराज नहीं है। नहीं, इससे, सॉरी, यूजीसी से, नहीं, यूजीसी से तो सब नाराज, सभी नाराज हैं। यूजीसी से तो भाई मुझे कल किसी ने कहा कि यूजीसी ने तो ब्राह्मण और ठाकुरों को एक कर दिया। नहीं, बिल्कुल, उसमें से भी अलग करना चाह रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपने बीच में मेरे प्रवाह को ही तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण ठाकुर डिवाइड नहीं, बल्कि लंबे अरसे के बाद, मैंने आपको एक दिन कहा भी था, फिर दोहरा दे रहा हूं कि पंडित जी पांव लागी, बाबू साहब खुशी राह चल रहा है। नहीं, लेकिन हम पहले पंचायत चुनाव में फिर नहीं, त्रिपाठी जी वो पांव लागी और ब्रेक ले ले, उधर भी जाता है।